while describing the overall motion of a system, the total mass of the system can be assumed to be concentrated at a single point. This single point is known as center of mass. ठीक है, ये होता है. इसको आप इस तरीके से समझिए. जैसे ओवरऑल मोशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं. एक फोर्स F1 लग रहा है यहाँ पर, कॉल दिस पॉइंट एज A. दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा फोर्स F2 इस पॉइंट पर लग रहा है, कॉल दिस पॉइंट एज B. और एक तीसरा फोर्स लग रहा है मान लीजिए पॉइंट C पर. ठीक है, तो ड्यू टू दीज थ्री फोर्सेस ये मान लीजिए बॉडी मूव करती है. तो ओवरऑल मोशन को एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके लिए इन तीनों फोर्सेस को यहां से हटा दो और इन तीनों फोर्सेस को एक सिंगल पॉइंट पे ही लगा दो. जैसे यहाँ पर मान लीजिए वही बॉडी, ये तीन फोर्स ए बी सी अलग पॉइंट पे एक्ट न करके अगर एक सिंगल पॉइंट पे लगा दें, और ये सिंगल पॉइंट बहुत ही यूनिक होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ले सकते हो सिंगल पॉइंट को. ये सिंगल पॉइंट बहुत ही यूनिक होता है. तो उस सिंगल पॉइंट को अगर आपने लोकेट कर दिया और उसी पॉइंट पर इन्हीं तीनों फोर्स को लगा दो, तो भी इस बॉडी की ओवरऑल मोशन वही होगी, है ना. इसकी कहिए, इस बॉडी की ओवरऑल मोशन वही होगी जो कि यहाँ पर हो रही थी. आर यू गेटिंग? मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पर, इन सभी को सिंगल पॉइंट पर लगा दो, सेम डायरेक्शन रखते हुए, सेम वैल्यू रखते हुए. उस सिंगल पॉइंट पर लगाने पर भी इस बॉडी की मोशन वही बनी रहेगी जो कि यहाँ पर हो रही थी. तो वही वो सिंगल पॉइंट है, बहुत यूनिक पॉइंट होता है जहां पर इनको लगाया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास की दूसरी खासियत क्या है जरा समझो इसको. और मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, उसमें समझना कि मान लो यहाँ पर इन फोर्सेस को आपने इस पॉइंट पर लगा दिया. इस पॉइंट की लोकेशन अगर आपने डिसाइड कर ली, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता चल गया, तो उस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी मिल जाएगा इसी पॉइंट का, राइट. और वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन. तो इस बॉडी का अगर मास m है, कैपिटल M से इसको डिनोट कर लेते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सीलरेशन जिसको हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, अगर AC से करें डिनोट, तो बॉडी का मास मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में, तो आपको ये तीन जो फोर्स लग रहे थे, ये इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम मिल जाएगा. मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ऑल द फोर्सेस, उनका वेक्टर सम बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. कैसे? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ दैट यूनिक पॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना. कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है सेंटर ऑफ मास की? और इसी पॉइंट का वेलोसिटी अगर vc है तो डी AC को आप क्या लिख सकते हो, dvc/dt, ऐसे भी लिख सकते हो. और इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर RC से अगर डिनोट करें हम, RC, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी. ठीक है, और फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. तो ये dr/dt ये तो हो जाएगा वेलोसिटी, और इसका फिर से अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अगर निकालते हो तो क्या होगा बताइए, dvc/dt. ये क्या होगा, राइट साइड में इस RC का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा. एम आई राइट? यस सर. हाँ, तो यही पोजीशन वेक्टर जो है इस पॉइंट का, उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको ऐसे ही मिलता है. ये हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो यही वो एक्सेलरेशन है इस, जिसमें अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाता है टोटल फोर्स
एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इन पॉइंट को मैंने समराइज किया है, ठीक है, एंड में। और एक और तरीका है इसको समझने का, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी अगर पता है तो इस वेलोसिटी में टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस पूरी बॉडी का क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जिसको ओवरऑल रिजिड बॉडी या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो, और उसको हम सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है ना। आई थिंक अब सफिशिएंटली क्लियर हो गया होगा ये सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना। यस सर। आगे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उससे ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सेंटर ऑफ मास जिसको हम कह रहे हैं, इस पॉइंट की पोजीशन कैसे लोकेट करें, है ना। तो दो केसेस में इसको डिस्कस करते हैं। पहला केस डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब होता है कि अगर सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, अलग अलग रखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट मास, है ना, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट आप दिखा दो इस तरीके से, इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, इधर वाई है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर कुछ मासेस हैं। एक मास मान लो यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए m1 मास की वैल्यू है, दूसरा मास यहाँ पर है m2। पहला वाला मास, उसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता हो, लेट मी नोट पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास लाइक दिस, और सेकंड मास का पोजीशन वेक्टर ऐसे लेकर दिखा दें। तो ये r1 मान लो फर्स्ट मास का पोजीशन वेक्टर है, और इसको r2 कह दो, ये दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं। कैसे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, अगर और भी मासेस हैं तो डिवाइड बाई सम ऑफ द मासेस। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। यस सर। अच्छा, ये आप जानते हो r किसी भी एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप निकालते हो तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, और z कोऑर्डिनेट भी होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो r1 r2 और r3 जो आपने लिए हैं या हम लेते हैं, उन सभी को x y z के टर्म्स में यहाँ पर लिख दें तो आपको rc मिल जाएगा। ठीक है, जब ये rc मिलेगा तो उस समय इसको ऐसे दिखाओ, ये अगर मैं इसको rc लिख दूं तो यहाँ पर क्या हो, ये क्या होगा xc, ये हो जाएगा yc, ये होगा zc, इस तरह से हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स r1 r2, हमें xc की वैल्यू, yc की वैल्यू और zc की वैल्यू बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मिल जाती जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर। xc को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख लूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 एक्सेट्रा डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस, और हाँ, और yc को कैसे लिखेंगे, m1 y1 m2 y2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स अगर अलग अलग पता करने हैं तो वो निकाल लेंगे, और पोजीशन वेक्टर ही निकालना हो तो r1 r2 दिए होंगे, सीधा पुट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सिस्टम आपको ये दिया हुआ है, इस सिस्टम में कुछ पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट ए पर, दूसरा बी पर, एक सी पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। नेचुरली पॉइंट ए हमारा क्या है, यहाँ पे डायग्राम में पॉइंट ए क्या है, ओरिजिन होगा ना, यस और नो। यस तो पॉइंट, हाँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हैं, पॉइंट सी के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, दिखाऊं,
m1, हाँ m1 1 kg है ना, इंटू 0, m1 x1 करेंगे तो m2 x2 करोगे तो 2 kg इंटू 3, ठीक है। Yes, sir. और m3 आपका 3 kg है और x3 0 है, और तीनों के मास का सम 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा ना, 6 kg. बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 6/6 चेक करो, ये 1 1. मीटर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से YC जब आप निकालोगे तो डिनोमिनेटर में तो 6 ही आएगा, और m1 y1 0 फिर होगा, m2 तो है लेकिन y2 0 है, और m3 3 है और y3 भी 3 है, 3 है. तो 9/6 1.5 मीटर। क्लियर है? इस तरीके से क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स। और अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये XC को ले लेंगे ना, उसके बगल में क्या रख देंगे, I कैप, एम आई राइट, और इस वाले YC को लेके उसके बगल में अगेन क्या आएगा, J कैप। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में अगर मैं सीधा वैल्यूज को पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 I कैप और यहाँ आएगा 1.5 J कैप। क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, गुड। देखो एक और एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में, 2 पार्टिकल सिस्टम, जिसमें पार्टिकल कितने हैं सिस्टम में, केवल 2 हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल A मास m1, दूसरा पार्टिकल B मास m2, और दोनों रखे हुए हैं डिस्टेंस d, और सेंटर मास इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। पॉइंट C से उसको डिनोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को। तो ऐसे केस में x1 की वैल्यू मतलब सेंटर मास की डिस्टेंस m1 से जब निकालेंगे, x1 से अगर डिनोट करें तो वो ऐसे आती है, और इसी सेंटर मास की डिस्टेंस m2 से निकालोगे, इफ आई डिनोट दिस बाई x2 तो x2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। x1 x2 अगर आप इस तरह से डिनोट कर रहे हो, इसको हम निकाल भी लेंगे कैसे आया है। अब इनको यूज करके अगर रेशियो निकालें x1 और x2 का, तो ये ब्रैक d के नीचे ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी d के नीचे ये वाला पोर्शन, ये तो कट जाएगा। तो x1 x2 जब रेशियो निकालोगे तो m2/m1, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान भी रखना है। कहाँ से आता है वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये करने के लिए कि ये कहाँ से आते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इस पर जरा ध्यान दो। तरीका वही है, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 + m2, ठीक है ना। बट उसके लिए कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हेलो। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट पता होने के लिए आपको एक्सिस असूम करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसमें एक्सिस को ऐसे ले लेता हूं कि ये इसी लाइन के अलोंग ले लेते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस, और काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर मैं ओरिजिन को वहीं पे ले लूं जहां पे सेंटर ऑफ मास है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओरिजिन को अगर वहां असूम कर लो जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये इधर y एक्सिस मान लो, इधर x मान लो, तो पॉइंट C हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ऐसा करके डायरेक्टली XC की वैल्यू को आप क्या ले लोगे, 0, अगर ये असूम करते हो, ठीक है ना। हमने क्या असूम किया Yes, sir. कि लेट सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, ये हमने असूम किया, उसके अकॉर्डिंग एक्सिस को दिखा लिया। तो XC आपने 0 ले लिया, तो अब XC का डेफिनेशन यूज करो, और उसके बाद में इसमें ये जो पॉइंट A है जहां पर पहला वाला मास रखा हुआ है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। बताओ क्या होगा, अगर इस डिस्टेंस को मैं x1 से कर रहा हूं डिनोट,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब लिखूंगा तो प्रॉपर साइन के साथ मैं क्या लिखूंगा, -x1, 0। एम आई राइट? Yes, sir. और जो दूसरा मास जहां रखा हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +x2, 0। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप XC वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। XC इक्वल टू जैसे 0 करोगे हमें मिलेगा m1 इंटू कोऑर्डिनेट -x1 प्लस m2 इंटू कोऑर्डिनेट +x2 अपॉन दोनों के मास का सम। ये किसके बराबर आएगा, XC जो कि 0 हो चुका है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो यहां से आप अगले स्टेप में आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो भी है 0 इंटू करोगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा ओवरऑल। और जब ये 0 आ जाएगा तो आप देख सकते हो M1 हाँ आ गया ना वहां पे, ये दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस साइन हट जाएगा, प्लस हो जाएगा और बीच में इक्वलिटी का साइन लग जाता है। इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? और यहाँ से Yes, sir. अगर रेशियो इसमें हमने सबसे पहले ये निकाल लिया है ना, उसके बाद यहाँ से इसको निकाल सकते हो। बाद में जैसे ही आपने ये डिराइव किया इतना, तो आप ये भी तो जानते हो कि x1 और x2 दोनों का जो सम है वो d के बराबर लिया हुआ हमने डायग्राम में। चेक करो, x1 + x2 d है। और दूसरा रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करो तो आपको x1 x2 के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वही इस तरह से आता है, x1 ऐसे आएगा, x2 ऐसे आएगा। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. इसके आगे चलते हैं। सर यहाँ x1 डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही, x1 इज डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ठीक है? क्या इसमें नोट कर दूं इस पॉइंट को या ध्यान रहेगा? तो ध्यान रहेगा। हाँ So ध्यान बिल्कुल। तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे। अब आगे के प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा हम ये डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इतना सफिशिएंट है या इतनी जानकारी कि फॉर एनी यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रिंग, डिस्क, हॉलो और सॉलिड, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन और क्यूब, जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, सेंटर ऑफ मास लाइज एट द जियोमेट्रिक सेंटर, एट देयर जियोमेट्रिक सेंटर। इधर क्लियर? जिसको सेंट्रॉइड भी कह देते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो किसी स्फीयर में सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा, रिंग के सेंटर पे होगा, डिस्क के भी सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और आप ये भी जानते हो, अगर कोई रॉड ले लो तो रॉड का सेंटर मास कहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर, ठीक है, उसका सेंटर कहाँ पर, सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सेंटर मास की एक एंड से डिस्टेंस रॉड की लेंथ की हाफ होगी, है ना? हाँ, Yes. तो यूनिफॉर्म बॉडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमें पता होता है। हाँ, कुछ बॉडी जरूर हैं, जैसे एक कॉन। कॉन का जो जियोमेट्रिक सेंटर या सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, जहां पे हम सेंटर मास मानते हैं, यहाँ पर अगर है तो कॉन के लिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, कि कॉन के बेस से, कॉन का जो बेस है, बेस मान लो पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ से इसी वर्टिकल हाइट के अलोंग किसी डिस्टेंस डी पर होता है सेंटर मास सी, और डिस्टेंस ओ से सी तक की ऐसे आती कैपिटल H/4। कैपिटल H इसकी हाइट होगी, है ना? तो सॉलिड कॉन में तो H/4 हो जाएगा डी का वैल्यू, और हॉलो कॉन में ये H/3 होता है। इसको याद कर लो,
बस दैट इज सफिशिएंट। चलें आगे। ट्रायंगुलर, हाँ, अगर कोई सीट ट्रायंगुलर शेप में है तो उसका सेंटर मास निकालने के लिए, कहने का मतलब उसकी सेंटर निकालने के लिए उसकी जो मीडियंस होती हैं, ये इन मीडियंस को ड्रॉ Sure. करो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या बन जाता है? सेंटर मास। क्यूब, अगर कोई क्यूब है तो क्यूब में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होते हैं उनको ड्रॉ करो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस लॉन्गेस्ट डायगोनल्स बिकम्स सेंटर ऑफ मास। इधर क्लियर? ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट और, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर सम सिमेट्रिक हाफ्स, मतलब कुछ बॉडीज हैं उनका हाफ पोर्शन ले लें तो सेंटर मास कहाँ पर होगा, ये और याद रखना होगा आपको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन पे बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आधी रिंग ले लें, दिस इज हाफ रिंग, तो रिंग का पूरी रिंग थी तो मान लीजिए ये पॉइंट ओ क्या था? सेंटर था रिंग का। अब सेंटर ऑफ मास, पहले तो पूरी रिंग थी तब तो यहीं पे था, लेकिन अब सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। तो आधी रिंग के लिए सेंटर मास यहाँ पे कहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस डी इन केस ऑफ रिंग 2r अपॉन पाई, जहाँ r इसकी रेडियस है। क्लियर है? सही? हाँ। Yes, sir. अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डिस्क ले लें तो कंप्लीट डिस्क जब होती है तब तो सेंटर मास उसके सेंटर ओ पे होता है, लेकिन हाफ डिस्क ले लोगे तो सेंटर मास इस पॉइंट सी पे आ जाता है, सच दैट डी इज इक्वल टू 4r अपॉन पाई। ये डिस्क के लिए हो गया। ठीक है, और लास्ट में हेमीस्फीयर अगर हम ले लें, हेमीस्फीयर दो तरीके का हो सकता है, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। Solid. तो जब तक ये स्फीयर कंप्लीट था तब तक तो पॉइंट ओ पर ही इसका सेंटर मास था, लेकिन अब ये पॉइंट सी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जहां ये डिस्टेंस ओ सी मतलब जो डी की वैल्यू है, हॉलो स्फीयर होगा तब तो r/2, और अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा तो ये डी डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 3r अपॉन 8। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है ये हॉलो स्फीयर के लिए। ठीक है, बस अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं उनको कंबाइन करके कभी कभी हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट बॉडीज या कंपोजिट बॉडीज बनाया करते हैं। तो कोई कंपोजिट बॉडी बनाई है, उसके सेंटर मास को हमें लोकेट करना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमारे काम में आ जाएगा। पॉइंट क्या है? टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन of uniform bodies. The bodies can be treated as particles kept at their respective center of mass. मतलब कोई कंपोजिट बॉडी आपने बनाई है, ठीक है, कैसे? मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर आपने बनाई, टी शेप में एक स्ट्रक्चर बनाई जिसमें आपने दो रॉड यूज की, एक ये रॉड एक ये रॉड। तो ऐसे केस में इस पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर मास लोकेट करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों रॉड को पार्टिकल मान लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली रॉड, इसको पार्टिकल मानोगे तब इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वहीं पर इस रॉड का मास रख देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, मान लो उसका मास m1 है ओवरऑल, तो जब ये रॉड को पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो उस m1 मास को कहाँ रखेंगे? इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे, जो कि सेंटर पे होता है। ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, इसी sir. तरीके से जो वर्टिकल रॉड है, मान लीजिए इसका मास m2 है, तो जो इस वर्टिकल रॉड को भी एक पार्टिकल के तरीके से अगर ट्रीट करोगे तब m2 मास कहाँ रखोगे? इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर, जो कि कहाँ पहुंचेगा? इसके सेंटर पे। बीच में. हाँ बिल्कुल, Okay. समझ गए ना? तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब इसको यूज करके एक आध सिंपल सी क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल ये है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर मास फॉर दिस एल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें दो रॉड हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि ये कॉर्नर है, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, इसकी लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ 4 मीटर,
इसका मास 3 kg ले लिया, इसका मास 2 kg ले लिया। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एज ओरिजिन सेंटर मास निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? हम डिस्क्रीट मास सिस्टम। बिल्कुल दोनों रॉड को डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के तरीके से ही ट्रीट कर लेंगे। तो पहली जो एक्स के लॉन्ग रॉड रखी है 3 kg मास की, तो वो 3 kg मास आप यहाँ पे मान लेंगे इसके सेंटर पे। सिमिलरली जो वर्टिकल रॉड है जो वाई के लॉन्ग रखी है, उसका मास 2 kg आप यहाँ रख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया। इधर क्लियर? अब इन रॉड को आप भूल सकते हो, केवल आप इस पार्टिकल पर ध्यान दो और इस पार्टिकल पर। और पार्टिकल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है सेंटर मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज कर लो। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो क्या लिखेंगे, मान लो ये वाला मास पहला है, एक्स के लॉन्ग रखा हुआ उसको पहला मास मान लिया, और जो वाई के लॉन्ग जो रॉड है उसके मास को सेकंड मास मान लो। तो m1 x1 क्या होगा, 3 इंटू, बताओ क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका? हाँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, क्यों 3,0 इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। तो m1 3 kg, x1 भी 3 आ गया, प्लस दूसरा मास m2 2 kg, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता क्या होगा, 0,2 मीटर बनेगा ना। यस सर। तो x2 तो 0 है। नीचे दोनों के मास का सम कितना होगा, 2 + 3 5, तो 9/5। इधर क्लियर? जो आप लिख सकते हो 1.8। बिल्कुल इसी तरीके से YC की वैल्यू जब आप लिखोगे तो m1 तो 3 kg बट y1 0 है, यस, और m2 कितना है 2 kg, और y2 2 वो भी है, अपॉन मासेस का सम। तो 4/5 कितना हो जाएगा, 0.8। तो बस, तो कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। सेंटर मास के कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो यही आ गए। समझ गए ना ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट, यस सर। बस ये होता है। बाकी के आप और इसी तरह के एग्जाम्पल हैं कुछ मॉड्यूल वगैरह में देख लेना। अब इसी को अप्लाई करते हुए एक ये स्ट्रक्चर है, इस पे हम 2-3 सवाल करेंगे। एक सवाल अब आया भी था AIPMT में। तो सबसे पहले जरा डायग्राम को देखिए, इसमें 2 बॉडी ली है, बड़ी छोटी, ए बड़ी है बी छोटी है, रेडियस 2r, इसकी रेडियस r है, इसका मास 5m, इसका मास कैपिटल है 1m। दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12r के बराबर दिया है। तो पूछा डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी। तो इसे क्या करेंगे, इसमें बताइए, पूरे स्ट्रक्चर को आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेंगे ना। जब पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे तो पार्टिकल कहाँ रखे जाएंगे, पहला वाला पार्टिकल यहाँ पर आएगा इसके सेंटर पे, इस जगह पे। हाँ, तो यहाँ पर जो मास है कितना है, 5m है ना। और दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ आएगा, यहाँ पर। कितनी वैल्यू है इसके मास की, 1m। अब रेडियस, इसका साइज हम ध्यान नहीं देंगे। अब इनके बीच की डिस्टेंस d आपको पता है, और आप ये भी जानते हो कि 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, बताओ। हाँ, बट इसमें पूछा क्या है, स्मॉलर बॉडी से। अगर सेंटर ऑफ मास सपोज इनका बीच में कहीं पे यहाँ पर अगर ले लें इस जगह पर, तो आपको स्मॉलर बॉडी से ये डिस्टेंस निकालनी, जिसको हमने डिनोट किया था, याद करो, x2 से, हमें राइट। यस सर। हाँ, तो बस कर लीजिए, x2 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x2? x2 निकालते समय याद करना, ऊपर मास कौन सा आएगा, m1 या m2? M1। बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर में तो दोनों का आता है। मल्टीप्लाइड बाय d करेंगे ना, 12।
हाँ D12 है। तो ऐसा करके हमारे पास वैल्यू आ जाती स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे लिख दूं M1 आपका 5 है ना, 5 कैपिटल Yes, M, और नीचे दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 6 टाइम्स कैपिटल M, और D की वैल्यू क्या है 12 कैपिटल R। तो कितना आ गया 10 hour. 10 मीटर, 10 R आएगा, नॉट मीटर, R के टर्म्स में। इधर क्लियर? Yes, sir. बस, तो समझ गए? तो इसमें भी देखो यही पॉइंट हमने यूज कर लिया है ना ये वाला। ठीक है, इसी डायग्राम पर, अच्छा पहले तो ये बताओ क्लियर हो गया पूरी तरह से, तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी, देखिए नेक्स्ट पेज, सेम डायग्राम यू कैन सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें दिया है कि इन दो बॉडीज को अगर फ्री छोड़ दें, व्हेन लेफ्ट फ्री द बॉडीज मूव ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओनली। तो पूछ रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी व्हेन दे कोलाइड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? करें डिस्कस इसको। Yes, sir. देखो इसमें होता क्या है कि जब बॉडीज मूव करती हैं ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस ओनली, तो ड्यूरिंग कोलिजन, पहले यहां पर बताइए उनके बीच में गैप कितना हो जाएगा, बताओ। जब ये बॉडीज कोलाइड करेंगी तो इनके बीच में गैप क्या हो जाएगा? 0. गैप 0 हो जाएगा? सर उनके सेंटर ऑफ sir. मास जो होंगे वो दोनों की हो जाएंगे ना। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, सुनिए, पहले उस पॉइंट को बता दो फिर आप ना, एक पॉइंट है पहले उसको समझो। देखिए अगर यहाँ पर दो पार्टिकल रहे होते, मान लो यहाँ पर पार्टिकल है कितना 5m मास का जो भी है, और यहाँ पर दूसरा वाला पार्टिकल कोई है, अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज तो नेग्लिजिबल होता है ना, पॉइंट मास होते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. तो अगर ये पार्टिकल रहे होते और इनको अलाउ करते मूव करने के लिए ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, तो ये पता कहाँ मिलते? जहां पे इनका सेंटर ऑफ मास है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है ना? यस मैं सर। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। Yes, sir. हाँ, अगर ये पार्टिकल रहे होते तो अपने सेंटर ऑफ मास पे मिल जाते। ठीक है, whenever two particles start moving from their initial positions of rest, then they will meet or collide at their center of mass irrespective of their values of masses। ठीक है, मासेस कुछ भी हो, अगर इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे पड़ रहा है तो ये यहीं पर आके मिल जाएंगे या कोलाइड कर जाएंगे, अगर ये पार्टिकल हैं तो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बॉडीज हैं, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है, उनका एक फाइनाइट साइज है। इधर क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो पता है यहाँ पे क्या होगा जब कोलिजन होगा, तो यहाँ सिचुएशन अलग होगी। तो मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ जब कोलिजन होगा, जब ये मीट करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी। ये वाला मास कुछ आगे बढ़ेगा इधर, ठीक है, ये बॉडी आगे बढ़ेगी और ये वाला मास लेफ्ट में चलेगा। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये दोनों, इन दोनों के सरफेस हैं, ये टच करेंगे पहले। कैन यू सी दैट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. बस सर। तो उनके बीच में इतना ही सेपरेशन हो पाएगा, इससे कम तो होगा नहीं, बोलो टक्कर हो जाएगी इसके बाद तो। ठीक है, तो इस समय एक मास यहाँ पर है जिसको हम कैपिटल एम ये वाला कह रहे थे, वो कहाँ आ चुका है? ये वाला मास यहाँ पर आ गया। और जिसको हम 5m कह रहे हैं वो मास यहाँ पे आ चुका है, इस जगह पर। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? अब तो डिस्टेंस डिफरेंट है, वो तो नहीं जो पहले थी, है ना? हेलो, 3R होगा। हाँ बिल्कुल सही, Particles को- हाँ साफ साफ दिख रहा है। आपकी बात, डिस्टेंस 3r होगी, डिस्टेंस विल बी 3r। नाउ द न्यू डिस्टेंस
बिटवीन द पार्टिकल्स, इनको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो ये 3r हो गई। बस ये सिचुएशन बन जाती है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा, क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी। तो आप मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बताओ। सेंटर मास की पोजीशन तो निकाल ही चुके थे हम लोग, बोलो यस सर, क्या थी। 60 सेंटीमीटर में। हाँ, आप पिछले वाले क्वेश्चन में चलो, सेंटर ऑफ मास की स्मॉलर बॉडी से जो डिस्टेंस आई थी, ये वाला डायग्राम था ना, यहाँ कहीं था। Yes. सेंटर मास यहाँ पे कहीं पे आया था दोनों बॉडीज का। So 2 point. तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की, एक बार मैं दिखा दूं इस डायग्राम में भी, ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली थी और 10r आ गई थी। इधर क्लियर। यस सर। Yes. बाद में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर निकालो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी। अब कितना होगा, तो अब x2 डैश अगर हम कह लें तो क्या आएगा, बता जरा। अगेन 2.5m. वही तो आएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2, बोलो Yes, sir. Into 3r. इंटू 3r। बस अब की बार d डैश की जगह पर, d की जगह d डैश लिख देना। तो m1 पता है 5m अपॉन 6m, m कैपिटल M कट जाएगा, और d डैश आपको पता है 3r। तो कितना आ गया, 2.5r. 2.5r। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, आ गया समझ में। Yes, sir. इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब एक सवाल और इसी पर बेस्ड, जो कि आ चुका है किसमें, AIPMT में आया था पहले, ठीक है। उसको अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हो। इनफैक्ट उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मैं क्वेश्चन को दिखाता हूं सामने, रीड करो और बताओ। वही डायग्राम, सब कुछ वही डेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि if left free the body is moved due to mutual forces of attraction only, then find distance moved by the smaller body till they collide। बता जरा। 8.5। हाँ, बड़ी आसानी से देखो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपने पता कर ली है। सेंटर मास मान लो यहाँ पे है दोनों का, तो आपको पता है कि पहले ये बॉडी सेंटर मास से कितना दूर थी, x2 पे, और बाद में कितने दूर हो गई। हाँ, तो पहले हम जिसको x2 कह रहे थे, अब इसको x2 डैश कहा था, है ना। तो जो चेंज हुआ है ना, हाँ, x2 और x2 डैश का जो डिफरेंस है, वही तो होगा द मूवमेंट। ठीक है ना, मूवमेंट बाय द स्मॉलर बॉडी विल बी x2 माइनस x2 डैश। पहले x2 कितना 10 आ रहा था ना, बताओ जरा। 2.5r. अब बाद में 2.5 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, हाँ 7.5। 7.5. इस तरीके से ये क्वेश्चन था। जस्ट वन मोर प्रॉब्लम, थोड़ा सा वैल्यू मैंने बदल दिया है, जरा ध्यान दो। इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास व्हेन स्मॉलर बॉडी इज रिमूव्ड। मतलब सिस्टम में से स्मॉलर बॉडी को अगर हटा दें तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा, शिफ्ट कितना होगा, पहले तो ये बताओ। पहले तो लोकेट करो सेंटर मास होगा कितना, कहां पर होगा। तो इस पे बड़े वाले के सेंटर पे। हाँ, सेंटर मास की पोजीशन को यहां मान लो, सी से नोट कर लो। तो बड़े वाले बॉडी से इसकी डिस्टेंस अगर मैं x1 से करूं डिनोट, तो क्या निकलेगा x1 का वैल्यू, वही तरीका m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. और मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, d।
डी की वैल्यू पता ही है, तो सिंपली वैल्यूज को पुट कर लो और आपको आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मिल रहा है। m2 की वैल्यू कितनी लेनी है अपने सवाल में, 1m, 8 और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9m। चेक करो। और डी कितना है, 18। तो व्हाट द आंसर, 2R. 2r। 2r इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू। तो x1 की वैल्यू आपको पता है 2r के बराबर। तो जब दोनों बॉडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो सेंटर मास यहां पर है। अब इन्होंने पूछा कि स्मॉलर बॉडी, मतलब इसको अगर हटा दें तो सेंटर मास कहां पहुंच जाएगा, बड़े वाले के सेंटर। बस बड़े वाले के हाँ. सेंटर पे। तो व्हाट विल बी शिफ्ट, सर 18 और वही x1 ही तो शिफ्ट 3r। होगा भाई। सेंटर ऑफ मास Yes. अभी यहाँ पर है, बाद में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैल्यू ही तो शिफ्ट हो जाएगी। एक मिनट मैं इसको लिख दूं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, सेंटर मास यहाँ पे यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो शिफ्ट इज इक्वल टू x1 itself which is 2r। ठीक है। Yes, sir. Now after solving the previous problem you can solve this problem very easily। इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि एक सर्कुलर होल रेडियस कैपिटल आर का बना दिया गया, एक यूनिफॉर्म डिस्क जिसका रेडियस 3r है। तो इस सर्कुलर होल को बनाने पर सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये इसमें फाइंड करना है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला, इसमें यहाँ पर एक डिस्क है। ठीक है, तो पहले इसमें अंतर इतना है कि ये डिस्क जो है कंप्लीट डिस्क है, उसका मास पता नहीं है, और क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आप कंप्लीट डिस्क के मास को निकाल सकते हो। पता है किसी भी लैमिनर बॉडी का, चाहे वो डिस्क हो या कोई ट्रायंगुलर शीट हो, मास इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं लीनियर मास। ठीक है ना, ऐसे। Yes, sir. तो इसमें जो रिमूव्ड मास है उसको अगर आप डिनोट कर लो m1 से। ठीक है, क्या क्या करना होता है एक बार सीख लो। लेट m1 इक्वल टू मास रिमूव्ड। ओके, और m0 को आप ले लो टोटल मास। तो जो बचा हुआ मास है उसको m2 से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, m0 में से घटा देंगे किसको, -1. m1 को, कर लेंगे ना। तो इस तरीके से अगर हम अस्यूम कर लें तो m1 की वैल्यू को जब आप लिखोगे तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई रिमूव्ड पोर्शन का एरिया, और रिमूव पोर्शन के एरिया को a1 से अगर नोट कर लें तो ये पाई इंटू आर स्क्वायर लिख लेंगे a1 को, है राइट, इंटू सिग्मा। ठीक है, और Yes, sir. हाँ, और टोटल मास कंप्लीट डिस्क जब होती है तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया a0, और टोटल एरिया रेडियस 3r है ना, तो पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर हो जाएगा, एम आई राइट, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी सिग्मा। तो यहां से अगर आप डिवाइड कर दो m1 को, सर दोनों में रेडियस सेम रहेगा। दोनों के लिए जो डेंसिटी है वो तो सेम होगा ना, सर रेडियस रेडियस देखो डिफरेंट लिया नहीं ना। जो मास आप रिमूव कर रहे हैं इतना होल बनाने के लिए उसकी रेडियस तो r है, और कंप्लीट रेडियस, कंप्लीट जो डिस्क होती है उसकी रेडियस क्या है बताओ, 3r है। तो कंप्लीट मास m0 को लिखोगे तो
पाई आर स्क्वायर, तो 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सिग्मा। और m1 लिखते समय केवल इसके एरिया को तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप इस m1 को इस m2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे जरा चेक करो। m1 अपॉन m2 जब आप करोगे तो आप देखेंगे सिग्मा हट जाएगा ना। इनफैक्ट मैं इसको पूरे घटा देता हूँ, ठीक है। और ये तो इसमें क्या क्या कैंसिल होने वाला है, सिग्मा पाई आर भी कटेगा Sigma pi r. तो आर स्क्वायर भी कटेगा, तो केवल आपको मिलने वाला है 1 ऊपर बचेगा, नीचे 9 बचेगा। चेक करो। यस सर। Yes. इतना ही इसमें एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स और आ जाता है। तो इस तरह से रिमूव्ड मास की वैल्यू 1 अपॉन 9 टाइम्स कंप्लीट मास। बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, कंप्लीट मास m0 हमने मान लिया। तो यहां से जब आप m2 निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। m0 में से इसको घटा देंगे, बोलो। टोटल मास m0 में से m1 को ऐसे करके हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ऐसा करके बचा हुआ मास आ गया। ठीक है, तो बचा हुआ मास जो है हमारा क्या हो जाता है 8/9 m0, ये आ गया। अब देखो जरा इसके बाद में उसी तरीके से ये हमें देखो m1 मिल गया है, हमें m2 मिल गया है। अब आप अगले पेज पे चलते हैं, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं और हम केवल रखेंगे अपने सामने m1 और m2 की वैल्यू को। तो आपके सामने ये डायग्राम है, डायग्राम भी थोड़ा बड़ा कर दें क्लियरली आपको दिखे। इसमें आप x एक्सिस को इस तरह से ले लो अलोंग दिस लाइन। ठीक है, हेलो एक मिनट, मैं एक्सिस को प्रॉपर्ली फिर बनाता हूँ। x एक्सिस को ले लीजिए अलोंग दिस डायरेक्शन और y एक्सिस को, मतलब यहाँ पर ओरिजिन को हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं, बिल्कुल इसके ओरिजिनल जो डिस्क है ना उसके सेंटर पे ही ओरिजिन मान लो ऐसे। तो इधर हमारा x एक्सिस आ गया, इधर y एक्सिस आ गया। वैसे ये ना भी करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, अब जो मास आप रिमूव करने जा रहे हो वो इस पोर्शन का मास है। बोलो हेलो। Sir. तो इस पोर्शन के मास को आप m1 से डिनोट कर लो, रिमूव बाद में कर लेंगे, पहले आप डिनोट कर लो m1 से। और इसके अलावा जो मास है वो मास क्या है, m2 है वो। हाँ, रिमूव करेंगे तब। तो इतना मास और बचा हुआ मास ये है। तो देखो ये पार्टिकल m1 यहाँ रखा और m2 पार्टिकल यहाँ कहीं पे अगर आप रख दो, ये जब तक दोनों मास जो रिमूव करेंगे बाद में, अभी किया नहीं है, और फिर बाद में जो बचेगा, ये दोनों मास अगर रखे हुए हैं, रिमूव करने वाले हैं लेकिन अभी रिमूव किया नहीं, अभी यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद में जो बचने वाला है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। कहने का मतलब कंप्लीट डिस्क अभी है हमारी। तो जब तक हमारी डिस्क कंप्लीट है तब तक तो सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे पॉइंट ओ पे होगा। यस और नो? Yes, sir. तो जब आप इस पार्टिकल को हटा देंगे तो सेंटर मास यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यही तो मास बचेगा। फिर जिस तरह से ये सवाल किया था कि जब इस मास को हटा दोगे तो सेंटर मास यहाँ न रह के यहाँ आ जाएगा, तो जो मास बचा है m2 वही सेंटर मास होगा। तो m1 को हटाने पर सेंटर मास कहाँ रह जाएगा, जहां m2 है। तो शिफ्ट कितना हुआ, आप बता सकते हो कितना शिफ्ट हुआ, यहां से लेकर यहां तक का ये शिफ्ट होगा। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes. मैं दोबारा बताऊं इसमें क्या किया है, बड़ी छोटी सी बात है। आप हमारे पास दो पार्टिकल, मतलब पूरे डिस्क के मास को दो पार्ट में हमने डिवाइड करके बोल रहे हैं।
जो मास रिमूव किया जाएगा वो m1 है और जो बचा हुआ मास होगा वो m2 होगा। जब तक ये दोनों मास हैं तब तक इसका सेंटर मास कहाँ पे है? कंप्लीट डिस्क के सेंटर पे। कंप्लीट डिस्क का सेंटर मान लो यहां पर है। तो एक तरह से टू पार्ट के सिस्टम ही तो बन रहा है ये, क्यों? जब तक ये दोनों मास हैं, इधर का m1 इधर का m2, तब तो सेंटर मास यहां पर है। तो इधर की डिस्टेंस x1 सेंटर से, इधर की डिस्टेंस x2। जब आप इसको हटा दोगे तो सेंटर मास पॉइंट O पर न रह के m2 पे होगा, मतलब x2 ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या? तो आप ये तो पढ़ चुके हो कि m2 x2 और m1 x1 बराबर होते हैं ना। Yes, sir. तो आप शिफ्ट निकालने का मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू ही तो निकालनी है ना। Yes, sir. हमें यही तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको हटा दोगे तो खाली यही बचेगा, तो वो सेंटर पे ना होके यहाँ होगा। तो ये x2 की वैल्यू ही है O से डिस्टेंस जो शिफ्ट के बराबर है। और m1 कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, ये आप निकाल के रख लो। बताओ कितना दूर है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, कितनी है? R. हाँ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल तो है 3r और इतनी है r। तो ये बचा हुआ क्या है? 2r। तो जिसको आप x1 कह रहे हो वो 2r के बराबर है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, m2 हमारा कितना था? अब आप इसी पेज हमने रखा हुआ है। m2 की वैल्यू 8/9 m0 ना, और Yes, x2 sir. जो कि हमें निकालना है, और m1 आपका 1/9 m0 है। एम आई राइट? और Yes, x sir. और x1 2r के बराबर है। आ गया आंसर? ये m0 ये m0, नीचे वाला 9 नीचे वाला 9 कट गया, तो लास्ट में लेफ्ट में 8 टाइम्स x2, राइट में मिलेगा 2 टाइम्स r। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ x2 जो कि शिफ्ट के बराबर है कितनी आ जाएगी? r/4। ये होता है तरीका। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। आप जानते हो पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऐसी लिखी जाती है। अगर आप दोनों तरफ इसमें डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिलेगा बताओ? Velocity. हाँ, ये सब आरसी का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी वीसी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी को वीसी लिख देता हूँ, और R1 का डिफरेंशिएशन बनेगा V1, और R2 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? V2। बस ये इस तरह से वेलोसिटी जरूरत पड़ने पे आप निकाल लेंगे। और फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप जानते हो VC का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? AC, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. और ये V1 क्या बनेगा? A1. A1। A1. और V2 A2. A2 बन जाएगा। 2. इस तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन दिए हों तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और एक स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो टोटल मास सिस्टम का क्या है? टोटल मास यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टोटल मास को, यूं कर दें तो आपको क्या मिलेगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स। इधर क्लियर? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे मिल जाता है। ओके? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें और ध्यान रखना, इनकी कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है। आगे लास्ट में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके मॉड्यूल में कुछ दिए हुए हैं, एक दो पॉइंट उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ गलत है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक है, तो मैंने इसको अपनी तरीके से लिखा है। ठीक है, इनको ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएंगे। तो 1 बाय 1 जल्दी से समझ लो।
पहला पॉइंट क्या है, ये सेंटर मास के बारे में ही है। टोटल मास ऑफ ए सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास गिव्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये मैंने बताया था शुरुआत में ही ना। Yes, sir. हाँ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल, ये वही पॉइंट है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। ये ऑब्वियस पॉइंट है, ये हम कर भी चुके हैं। ध्यान भी रखना, दो पार्टिकल हैं केवल, तो उनका सेंटर मास उसी लाइन पर रहता है जो इनको ज्वाइन करने पर बनती है। तीसरे पॉइंट में, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स फ्रीली देन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे किसी इरेगुलर शेप का कोई पत्थर का टुकड़ा है और उसको आपने हवा में उछाल दिया, ठीक है। तो जब ये एयर में मूव कर रहा होता है तो इसमें एक रैंडम तरीके से रोटेशन भी होता है और लिनियरली भी मूव कर रहा होगा, एम आई राइट। Yes, sir. Yes. तो जब ये Yes, sir. फ्री ऑब्जेक्ट है, अगर जब रोटेट करेगा तो इनवेरिएबली इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये जस्ट ध्यान रखना है, इस पर बेस न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए पॉइंट। और चौथा पॉइंट है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और लोकेशन ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। हेलो, ये पॉइंट Yes, सुना sir. आपने। इसका मतलब क्या है, मान लो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से है ना। और इमेजिन करो कि यहाँ पर हम एक ले रहे हैं एक डिस्क, रेक्टेंगुलर डिस्क आपने मान लो ले ली। रेक्टेंगुलर डिस्क के इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर मास को लोकेट करना है तो आप जानते हो इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। तो सेंटर मास हमेशा यहीं पे रहेगा। अब आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले रहे हो इसको अगर आप शिफ्ट करके इधर कर दो तो भी डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर ए एंड सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा ना। तो Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो मतलब इस बॉडी के ही रिस्पेक्ट में, मतलब बॉडी के ऊपर ही कोई पॉइंट है, उसी के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर मास की पोजीशन को देखोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं आएगा, भले ही आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर ले जाओ इधर ले जाओ, है ना। तो वो पॉइंट यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और अगला पांचवा पॉइंट ये है, ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस acceleration of center of mass remains 0 and velocity of center of mass remains constant। ये पॉइंट यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसी में अगर आप देख सकते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो आपको क्या मिलेगा, बताओ जरा। Acceleration 0. हाँ, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मास का सम तो 0 है नहीं, तो अकेला एक्सेलरेशन है, ये तो 0 होगा ना, तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0। तो वही पॉइंट कह रहे हैं। 0. और नेचुरली जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज तो होगा नहीं, तो वेलोसिटी कैसा होगा, Constant. कांस्टेंट। मतलब 0 है तो 0 ही बना रहेगा और नॉन 0 है तो जो भी वैल्यू नॉन 0 है वही बनी रहेगी। क्लियर, तो ये पॉइंट है ये। और अगला पॉइंट, लोकेशन ऑफ सेंटर मास डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, और शेप क्या है उस पर डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द सेंटर मास। ऑब्वियस पॉइंट है, ध्यान रखना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और सातवां पॉइंट ये है कि ये पॉइंट पहले ही मैंने लिखा था, वहां 2 पॉइंट के लिए लिखा था। इफ 2 और मोर पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट start to move due to mutual forces only, then they always meet finally at the center of mass। पार्टिकल की बात हो रही है, अगर ये पार्टिकल है तो, ठीक है ना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir.
और रिजिड बॉडीज हैं, जैसे दो स्फीयर हैं तो कोलाइड कर जाएंगे, तो उनका सेंटर मास मीट नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट ये है कि इफ टू और मोर पार्टिकल्स मूव इन एयर दैट इज अंडर ग्रेविटी, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट कौन सा मिसिंग है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉइंट समझ में आया? इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहोगे? Yes, sir. तो देखो जरा, ये दो प्रॉब्लम करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल ऊपर दिया है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg and 2 kg start moving from rest due to mutual attraction. If speed of 1 kg particle is 1 kg particle, यहाँ पे लिख दो, particle is 3 meter per second, then that of center of mass will be. बताओ इसका क्या आंसर होगा? मैं आपको हेल्प करता हूं। इसमें दिया ये है कि इनिशियली दो पार्टिकल हैं, एक 1 kg का है, दूसरा 2 kg का है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ केवल म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से चलना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसमें जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कितना रहता है? जीरो। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना रहता है? कांस्टेंट। जितना भी है उतना ही रहेगा, एम आई राइट? Yes, sir. तो अब ये बताओ, ये पार्टिकल दोनों रेस्ट से चलना शुरू किए, इनिशियली रेस्ट में थे, यहाँ पर। तो जब ये रेस्ट में थे तो सेंटर मास का वेलोसिटी उस समय क्या रहा होगा? जीरो। 0. हाँ, तो अगर जीरो रहा है तो अब ये म्यूचुअल फोर्स की वजह से चलेंगे तो सेंटर मास का वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, तो कितना होगा? Yes, sir. हाँ, तो जब भले ही पार्टिकल 1 का वेलोसिटी जब इधर हो चुका होगा कितना? 3 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल बी का वेलोसिटी भी कुछ इस तरह से हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर -2. मास रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, एक्चुअली जब फॉर्मूला यूज करोगे तो आप देखेंगे कि m1 v1 राइट में होगा v1, और m2 और v2 माइनस में आ जाएगा। क्यों? हाँ. हाँ, जब ये मूव करेंगे ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन तो आपका ये वाला पार्टिकल इधर चल रहा होगा ना, तो v2 अपने आप नेगेटिव होगा और ये v1 पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो पॉइंट केवल इतना है कि जब भी रेस्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो vc मतलब uc जीरो होता है, तो हर इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। वही ये पॉइंट था, कौन सा? टू और मोर पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट टू मूव ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस ओनली, देन they always meet finally at the center of mass and velocity of center of mass remains constant। यहाँ वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है ना? हेलो, Yes. ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब ये लास्ट वाला इस पर बेस्ड है कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल अगर एयर में मूव कर रहे हैं, मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन हमेशा ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। तो इसमें क्वेश्चन को रीड करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कहता है कि अ प्रोजेक्टाइल इन एयर थ्रोन इन एयर explodes into 3 fragments, then after the explosion acceleration of center mass will be। बताओ।
अरे भाई एक्सप्लोजन के बाद कई पार्टिकल हो गए होंगे, लेकिन एयर में ही तो मूव कर रहे होंगे ना सभी के सभी, हैं? Yes. Yes, sir. तो सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर ही होगा। Yes, sir. ये होता है। एक्चुअली इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसमें जब एक्सप्लेन करोगे तो हर एक पार्टिकल का मास भले ही अलग है, m1 a1, m2 a2, m3 a3, हर एक का एक्सेलरेशन a1 a2 a3 बराबर है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के बराबर होता है अपॉन सम ऑफ मासेस। Of all the masses. हाँ समझ गए ना, मतलब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर वैल्यू पुट करो a1 a2 a3 की, तो हर जगह जी के बराबर ही तो आएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल हवा में होता है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है। तो उस जी को कॉमन ले लो, तो भाई यहाँ पे कर लिया, जी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मासेस रह जाएंगे। अब ये मासेस, ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी जी के बराबर ही आएगा। जस्ट see this point at the end. Center of mass and center of gravity coincide with each other if the size of body is negligible as compared to size of earth. मतलब कोई बॉडी अर्थ के कंपैरिजन में छोटी है, तो नॉर्मली जो बॉडी होती हैं, हम लोग जिनको देखते हैं, हम लोग जिनसे डील करते हैं, रॉड, स्फीयर, रिंग जो भी है, उनका साइज अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसी बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी बहुत बड़ी है, मतलब अर्थ के साइज के कंपेरेबल है, तो ये दोनों पॉइंट फिर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज द टू पॉइंट्स डू नॉट कोइंसाइड। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, जानते हो? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? No, sir. Center of gravity is basically the point where total weight or gravitational force acts ठीक है। जिस पॉइंट से टोटल जो वेट है यहां से पास होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमारे पास की कोई रॉड है, तो रॉड को अगर कहीं पर आप इसमें नीचे कहीं पर सपोर्ट करें, एक नाइफ एज टाइप का इस तरह का सपोर्ट लगा दें, तो इस रॉड में ये कहां पर लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, बताओ? हॉरिजॉन्टल बनी रहे Center. तो बिल्कुल, क्योंकि इसका जो वेट है वहीं से पास होता है, इसी पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से इसका बेस मतलब वेट पास होता है, वहीं पर अगर इसको इस तरह से नाइफ एज के ऊपर सस्पेंड करना चाहो, बैलेंस करना चाहो, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये रॉड अगर छोटे साइज में है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर हो जाता है, और अगर ये रॉड बहुत बड़ी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग पॉइंट बन जाते हैं।